ईवीएम पे हम बहुत बड़े लड़ाई लड़ने वाले हैं। ईवीएम पर, हाँ, हाँ, मैं याद दिला रहा हूँ ना, मैं याद दिला रहा हूँ। ये तो देखो, ईवीएम पे हम बहुत बड़ी लड़ाई लड़ने वाले, क्योंकि ईवीएम पे एक जो बहुत महत्वपूर्ण सवाल है वो ये है कि ईवीएम यहाँ से रिलीज हो जाती है इलेक्शन कमीशन से बहुत दिन पहले। 141 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को सस्पेंड करके कानून बनाया सरकार ने उस दिन। वो बिल को जो है ना, उसको कानून का रूप दिया कि जब नियुक्ति होगी इलेक्शन कमिश्नर की तो चीफ जस्टिस नहीं रहेंगे, क्योंकि ये जो आज चीफ जस्टिस बैठे इन्हीं के नेतृत्व में ये इलेक्शन होना है। तो चंद्रचूड़, तो इसमें कुछ जो है कहीं ना कहीं ऐसा लगता है। दूसरा ये भी मैंने सुना, मैं इसको कंफर्म नहीं कर रहा, आप ज़्यादा मुझसे बेहतर इस पर जानते होंगे, क्योंकि मैं कई दिनों से उस काम में था लगातार, और रूरल एरिया में था, ग्रामीण एरिया में, तो मैं इस तरह से काम यूज नहीं कर पाया, अपने काम में लगा हूँ, कि इलेक्शन कमिश्नर से कोई पूछताछ नहीं होगी, उसके ऊपर कोई मुकदमा नहीं दर्ज होगा। इस तरह का मुझे पता लगा कानून बना देगा कि आजीवन उस पर जो इलेक्शन कमिश्नर आएगा उस पर कोई जो है ना उसके ऊपर मुकदमा दर्ज होगा, ना उसको कोई सजा होगी, ना उससे कोई पूछताछ होगी। वो तो चलिए दूर की बात है, इस समय विपक्षी पार्टियां मिलना चाह रही चीफ इलेक्शन कमिश्नर से, लिख के वो तो मिल भी नहीं रहे हैं अभी। देखो, इसमें ये समझना पड़ेगा कि इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति सरकार कर रही है, जब तक सरकार कर रही है तो वो सरकार, और जब उसको इतनी छूट दे दी, कोर्ट नहीं सुनेगा, सुप्रीम कोर्ट में गए मामला ईवीएम को लेकर के। अब ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया कि सुप्रीम कोर्ट अपने आप को साबित करे कि वो कॉन्स्टिट्यूशनली जो है राइट्स जो उनको बचाव करेगी, और देश में हिटलरशाही का मतलब तानाशाही को बढ़ावा नहीं होने देगी, डिक्टेटरशिप को बढ़ावा नहीं। ये आज सुप्रीम कोर्ट में बैठे जजों को इस देश के लिए सुनिश्चित करना है, उनको साबित करना है खुद को कि भाई हम यहाँ बैठे हैं तो हम जो अपनी पावर का यूज करके इस डिक्टेटरशिप को रोकेंगे। तो ईवीएम पे हम लोग बात करते हैं, ईवीएम यहाँ से रिलीज हो जाती है, लेकिन असल ईवीएम जो है प्रोग्रामिंग कब सेट होती है, आप ये देखो, जब नॉमिनेशन हो जाता है, नॉमिनेशन के बाद नाम वापसी हो जाती है, और तब जो प्रत्याशी बचे रह जाते हैं और वो किस किस सिंबल पे लड़ेंगे और कहाँ कितने % लड़ेंगे, ये फीडिंग उसमें होती है। ये चुनाव से मुश्किल से 8-10 दिन पहले जब वोटिंग जिस दिन शुरू होती है, सबके एजेंट्स को टेस्ट कराया जाता है। मैं कुछ और कह रहा हूँ, उसको टेस्ट को छोड़ो, ईवीएम जब यहाँ से रिलीज, उसको नहीं पता कौन से बूथ पे जाएगी, उस पर कहाँ कौन प्रत्याशी, ये सेटिंग यहाँ नहीं होती है। ये सेटिंग कहाँ होती है? ये वहीं होती है उसी जिले में जहाँ वो जाती है, और जहां उसको पता है कौन से बूथ पे जाना और कहां कौन प्रत्याशी। जैसे मैं नगीना लड़ रहा हूं तो मेरा नाम नगीना में आएगा, ईवीएम को कब पता लगेगा इस बात को? जब मैं नॉमिनेशन कर दूंगा। अभी तो मैंने कहाँ लड़ रहा हूँ, जब मैं नॉमिनेशन कर दूंगा और मेरा नॉमिनेशन कंप्लीट हो जाएगा, वो नाम वापसी के बाद ये हो जाएगा, डिक्लेयर हो जाएगा कि ये लड़ रहे हैं, ना नाम वापसी हुआ, ना पर्चा कैंसिल हुआ, कुछ सब कुछ हो गया, कुछ भी सबसे क्लियर हो गया, तभी तो तय होगा ना ईवीएम में मेरा नाम आएगा। तो वो जो सॉफ्टवेयर अपडेटिंग होती है, ये एक बहुत बड़ा झोल है जिसको समझना पड़ेगा। तो दो चीजें अभी हो रही है, एक तो सॉफ्टवेयर अपडेट, क्योंकि इसका मतलब सॉफ्टवेयर अपडेट होता है ना, क्योंकि इलेक्शन 10 दिन पहले ये करना पड़ता है सब कुछ। दूसरा, जो कई हिस्सों में चुनाव हो रहे हैं भाई, 1-1.5 महीने में चुनाव होता है पार्लियामेंट का 7 चरणों में, तो जब आदमी 40-45 दिन इंतजार कर रहा है, 2 दिन और इंतजार कर ले, किसको जल्दबाजी? पहले जिसने पहले दिन वोट कर दिया वो तो 40 दिन इंतजार कर रहा है, 2 दिन और इंतजार कर लेगा। तो इसमें जो ईवीएम बदली जाती है, ये एक बहुत बड़ी आंदोलन कैसा होगा आप लोगों का? ऐसा होगा जैसे दिल्ली वाला हुआ था, जिसके बाद सरकार को मुझे पीटना ही पड़ा, बहुत लाठी खाई थी आपने, मुझे याद है। कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी करना पड़े इस देश की डेमोक्रेसी को बचाने के लिए, लाठी खाने के लिए तैयारी रहते हो। इस देश की डेमोक्रेसी, इस देश के संविधान को बचाने के लिए, लोगों के विश्वास को कायम रखने के लिए कोई भी कीमत चुकानी पड़े, हम उस चुकाने के लिए तैयार हैं। क्योंकि जब हम बात करते हैं ना शहीद भगत सिंह की, तो फिर लाठी से डर नहीं लगता है। जब बात करते हैं देश के क्रांतिकारियों की, तो लाठी से डर नहीं लगता है। और जब आप बात करते हैं सत्ता के दमन के खिलाफ लड़ने की, तो याद करो वो क्या हालात होंगे जब डॉक्टर अम्बेडकर इन हालातों में लड़ रहे थे, और कई जगह उनको जो है, जब साइमन कमीशन का उनको स्वागत करना था, और देश में साइमन कमीशन के खिलाफ सब लोगों ने लहर चला रखी थी। तो अपने हितों को किस तरह से प्रोटेक्ट करना है, किसी भी आलोचना को सहने के लिए, ये डॉक्टर अम्बेडकर से हमें सीखना चाहिए। स्टैंड लेने के लिए फिर किसी चीज की जरूरत नहीं है। तारीख बताएंगे कब से शुरू करेंगे? तारीख बता दूंगा तो होते उससे पहले जेल में आंदोलन करके जेल में जाऊं तो ज्यादा अच्छा। तो ये देखिए, रेड माइक पे हम लोग बहुत अनफिल्टर्ड टाइप बात करते हैं चंद्रशेखर से बड़े। आज बहुत इतने इंटरव्यू के, लेकिन इतना खुल के बात जो है, मैंने सवाल ही पूछे बात खुल के, और आपने खुल के जवाब भी दिया। आज एंकर भी हो गए थे चंद्रशेखर जी। तो बहुत बढ़िया बातचीत रही। मैं कहता हूँ रेड माइक के हर इंटरव्यू देखिए, पर ये इंटरव्यू बहुत विशेष रूप से देखिए, क्योंकि आपको समझ में आएगा कि तमाम उन मुद्दों पर जिन्हें आप टीवी पर देखकर अपनी राय बनाते हैं, उनसे जुदा भी एक राय है, क्योंकि वो काउंटर नैरेटिव या उसका काउंटर जवाब, लॉजिकल जवाब आप नहीं सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। तो उसको समझने जानने के लिए इंटरव्यू जरूर देखिए। हमेशा कहते हैं चंद्रशेखर जी, आगे भी कह रहे हो लाठी खाने को तैयार हो, आंदोलन करने को तैयार हो, अभी चुनाव लड़ेंगे।
सब इनका साथ देंगे नहीं देंगे एक बड़ा सवाल है। अब आगे इनसे बात करते रहेंगे। लोकसभा चुनाव में नगीना से इनकी दावेदारी है और केंद्रीय चुनाव चिन्ह इनका है। तो ये जाति से ऊपर उठ के बाबा साहब ने भी अपनी किताबों में लिखा कि जिस दिन देश के लोग जाति से ऊपर उठ के मुझे देखेंगे, मेरे देश के प्रति समर्पण को देखेंगे, मेरे संघर्ष को देखेंगे, उस दिन लोगों को मुझसे प्रेम हो जाएगा। मुझे भी, जब आपने कहा ना कि साथ देंगे नहीं देंगे, जिस दिन मुझे भी लोग जाति से ऊपर उठ कर प्रेम हो देखेंगे जाएगा आपसे और ये महसूस करेंगे कि वो आदमी करना क्या चाहता है, तो मुझसे प्रेम लोगों को हो जाएगा। ये लोकतंत्र है, यहाँ रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा। चलो फिर तो वो एक बहुत हाइपोथेटिकल बात है कि जब मायावती जी को चंद्रशेखर जी से प्रेम हो जाएगा, वो बुआ भतीजे का प्यार हो जाएगा और बुआ जी बोले कि आकर के मेरा भतीजा है, जो जिसकी जर्नलिस्ट मैं ही चला जाऊंगा, मैं ही चला जाऊंगा पैर छूने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए, कहे तो सही। अब तक तो उन्होंने ऐसा कोई मौका ही नहीं दिया। तो ये इंटरव्यू यही खत्म करते हैं। इंटरव्यू देखने के लिए सागर जी कैमरे में बहुत मेहनत की, उन्होंने इतना लंबा इंटरव्यू हाथ बढ़ के रखा। तो आप इंटरव्यू जरूर देखिए और बहुत जरूर शेयर करिए। और मैं अमूमन कहता नहीं हूँ ये, लेकिन इस इंटरव्यू के लिए कह रहा हूँ।